Hello everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. So let's get started. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे. आज है 23 सितंबर. With reference to Web 3.0, consider the following statements. Web 3.0 technology enables people to control their own data. Second, in Web 3.0 world, there can be blockchain-based social networks. Third, Web 3.0 is operated by users collectively rather than a corporation. Which of the following given above are correct? A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3. आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होना चाहिए. आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखना है, क्योंकि हमने वेब 3.0 का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया. तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आना चाहिए. अब एक क्योट देख लेते हैं. क्योट क्या है हमारे पास? एन इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रेड और जियोपॉलिटिकल टेंशंस विद नेगेटिव रिपरकशंस for global growth and risk appetite could affect economics that are highly dependent on foreign demand or external financing. किसका क्योट है ये? गीता गोपीनाथ जी का. इसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है. ये ट्रेड और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो होती हैं हमारी भी चल रही हैं. IPEF में हमने देखा कि ट्रेड पिलर पे हमने उससे वॉकआउट कर लिया. IPF के मेंबर हम नहीं बने, IPF को हमने ज्वाइन नहीं किया. ऐसे ही RCPE को हमने ज्वाइन नहीं किया था. तो वहाँ इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है या फिर कोई भी ऐसे आ जाता है तो ये क्योट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है. आपको इसको नोट डाउन करके रख लेना है. न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं. फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास है PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 109 लीडर्स और एक्टिविटीज को NIA, ED और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. और क्यों किया है अरेस्ट? क्योंकि ऐसे इनपुट्स कुछ मिले हैं इन एजेंसीज को जिन पे ये माना जा रहा है कि एक्यूज जो है वो टेरर एक्ट्स को फंड कर रहे हैं या फिर वेपन ट्रेनिंग कैंप्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और पीपल को रेडिकलाइज कर रहे हैं कि वो जो बैंड आउटफिट्स है, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको ज्वाइन करें. इस रिगार्डिंग इनको अरेस्ट कर लिया गया है. तो इस आर्टिकल में एज सच इसके अलावा हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. एग्जाम के लिए हम क्या पढ़ेंगे? NIA के बारे में और ED के बारे में. सबसे पहले NIA के बारे में देखते हैं. NIA क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. ये इंडिया की सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है और इसका काम ये है कि कोई भी इंडिया की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी को अफेक्ट करने वाला ऑफेंस किया जाता है. अगर कहीं भी ऐसा ऑफेंस होता है जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, उन सभी ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने का काम NIA का होता है. क्या क्या काम हो सकते हैं इसके? ऐसे कोई ऑफेंसेस जहाँ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस किसी फॉरेन स्टेट के साथ खराब हो रहे हो, अफेक्ट हो रहे हो, या फिर कहीं एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बनाई जा रही हो, या फिर कहीं आर्म्स, ड्रग्स या फिर फेक इंडियन करेंसी की स्मगलिंग की जा रही हो और बॉर्डर के आर पार उसको इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा हो. कोई भी ऐसे स्टैट्यूटरी लॉ जिनसे हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के प्रति कमिटमेंट जो है वो अफेक्ट हो रही है. एग्रीमेंट्स, कन्वेंशंस या फिर यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशन हमने कमिट किए हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस करता हुआ पाया जाता है या फिर किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई ऑफेंस अगर करता हुआ पाया जाता है तो उसमें भी NIA इन्वेस्टिगेट कर सकती है. इसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. अगर किसी एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है और इस एजेंसी को इतनी पावर दी गई है कि ये टेरर रिलेटेड क्राइम्स जो होते हैं बिना स्टेट्स की परमिशन के इन्वेस्टिगेट कर सके. केवल इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक रिटर्न प्रोक्लेमेशन चाहिए. स्टेट्स की परमिशन के बिना भी NIA जो है किसी भी स्टेट में टेरर रिलेटेड क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है. हेडक्वार्टर्स जिसके न्यू दिल्ली में है. ओरिजिन कहाँ से देखा गया था? जब 2008 में 26/11 मुंबई टेरर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से UPA गवर्नमेंट एकदम शॉक हो गई थी और उन्होंने NIA को इस्टेब्लिश किया था. जुरिस्डिक्शन कहाँ तक अप्लाई होता है इसका? जिस लॉ के अंडर ये NIA काम करती है ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है. इसलिए जो ऐसे इंडियन सिटीजन्स हैं जो कंट्री के बाहर रह रहे हैं उन पे भी NIA अपना मतलब एक तरह से होल्ड कर सकती है. इनका जुरिस्डिक्शन उन लोगों पे भी आ जाता है. कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में पर्सन पोस्टेड है उसके ऊपर भी NIA का जुरिस्डिक्शन आ जाता है. ऐसे पर्सन जो शिप्स और एयरक्राफ्ट्स में काम करते हैं उन पे भी NIA का जुरिस्डिक्शन आ जाता है. और ऐसे पर्सन्स जिन्होंने इंडिया के बाहर कोई शेड्यूल्ड क्राइम कमिट किया है, शेड्यूल्ड ऑफेंस कमिट किया है,
किसी भी इंडियन सिटीजन्स के अगेंस्ट, या फिर ऐसे कोई ऑफेंस किया है जिससे इंडिया का इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, तो उस केसेस में उस पर्सन पे भी एनआईए का जुरिस्डिक्शन आ जाता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। अब ईडी के बारे में देख लेते हैं। ईडी मतलब डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो ईडी है ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज लॉ के वायलेशन से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है उसके अंडर फंक्शन करता है। ये हमारी कंट्री की एक प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो भी लॉज हैं उनके साथ स्ट्रिक्टली कंप्लाई होकर काम करता है। कैसा स्ट्रक्चर है इसका, कौन कौन होते हैं इसमें डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट होंगे जो कि इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और हेड करेंगे इसे डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। 5 इसके रीजनल ऑफिसेज होंगे मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में, जिन्हें हेड करेंगे स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ एनफोर्समेंट। फिर इस डायरेक्टरेट के 10 जोनल ऑफिसेज भी होंगे जिन्हें डिप्टी डायरेक्टर हेड करेंगे और 11 सब जोनल ऑफिसेज होंगे जिन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर हेड करेंगे। रिक्रूटमेंट इनकी जो भी बाकी अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उन्हीं के ड्राइंग ऑफिसर्स को इसमें रिक्रूट कर दिया जाएगा। जैसे IRS सर्विस के ऑफिसर्स हैं, IPS हैं, IAS हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, एक्साइज ऑफिसर्स, कस्टम ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर्स, इन सभी को ईडी में रिक्रूट किया जा सकता है। टेन्योर कितना होता है? इनका टेन्योर इनिशियली होता था 2 इयर्स तक का, लेकिन नवंबर 2021 में प्रेसिडेंट ने 2 ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट किए थे जिसमें ये सेंटर को पावर दे दी गई कि CBI के डायरेक्टर और ED के डायरेक्टर का अगर सेंटर चाहे तो ये 2 साल का टेन्योर 1 साल एक टाइम पे इंक्रीमेंट करके 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये 2 ईयर का फिक्स टेन्योर था, इसको 3 एनुअल एक्सटेंशंस अब दिए जा सकते हैं, लेकिन 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स के बाद कोई भी आप एक्सटेंशन ग्रांट नहीं कर सकती। क्या क्या फंक्शंस होते हैं? स्टैट्यूटरी फंक्शंस होते हैं ईडी के। सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट्स 1974 के अंडर ईडी के पास ये पावर है कि फेमा एक्ट के अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन कहीं होता है उस केस में ईडी प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकती है। ईडी के पास ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज लॉज और रेगुलेशन का कहीं कॉन्ट्रावेंशन हो पाती है उस केस में भी ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। उन लोगों पे ये पेनल्टी भी इम्पोज कर सकती है जिन्होंने लॉ को कॉन्ट्रावीन किया है, जिन्होंने लॉ को उल्लंघन किया है। ईडी के पास ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि PMLA के प्रोविजंस को अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए और अगर कोई भी PMLA लॉ का भी अगर मिसयूज़ करता हुआ या फिर कॉन्ट्रावीन करता हुआ पाया जाता है उस केसेस में भी ईडी जो है एक्शन ले सकती है। प्लस स्पेशल कोर्ट की ऑर्डर्स के बाद जो ऑफेंडर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को भी कॉन्फिस्केशन किया जा सकता है। जो भी प्रॉपर्टी क्राइम से आई है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग से अगर कोई प्रॉपर्टी आई है तो उस प्रॉपर्टी को ईडी अटैच कर सकती है, ले सकती है अपने कब्जे में। उसके बाद ईडी के पास फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 की भी पावर है इसके एनफोर्समेंट के लिए, सो दैट जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उन पे टाइमली एक्शन लिया जा सके। क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स क्या करते हैं, दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ में जाके शेल्टर ले लेते हैं, इसलिए ईडी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इस एक्ट को अच्छे से एनफोर्स ईडी करेगी। ईडी का जुरिस्डिक्शन कहाँ तक आता है? फेमा एक्ट और PMLA एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई होते हैं, इसलिए ईडी का जो जुरिस्डिक्शन है पूरे इंडिया के पर्सन्स पे अप्लाई होता है और किसी भी पर्सन के अगेंस्ट ईडी एक्शन ले सकती है। जो भी फेमा के अंडर केसेस आते हैं वो सिविल कोर्ट्स में लाई करते हैं। PMLA के अंडर केसेस जो आते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर वो क्रिमिनल कोर्ट्स में लाई करते हैं। ये एजेंसी है, इसका किसी पर्सन के ऊपर या किसी लीगल एंटिटी दोनों के ऊपर जुरिस्डिक्शन होता है जिसने भी क्राइम किया हो। सभी पब्लिक सर्वेंट्स भी ईडी के जुरिस्डिक्शन में आ जाते हैं अगर किसी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस में वो इन्वॉल्व पाए जाते हैं। ईडी सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सुओ मोटो एक्शन नहीं लेती, किसी ना किसी को कंप्लेंट करनी पड़ेगी, चाहे पुलिस करे चाहे कोई और एजेंसी करे तभी ईडी एक्शन लेगी, अदरवाइज ईडी एक्शन सुओ मोटो नहीं लेती है। कोई अगर कंप्लेंट कर दे उसके बाद ईडी इन्वेस्टिगेट करती है मैटर को और एक्यूज्ड को फाइंड आउट करती है। ईडी कोई भी ऐसा मैटर है जहां एक्यूज्ड पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है मनी लॉन्ड्रिंग से, उसको अटैच कर सकती है, उस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है और फेमा और PMLA एक्ट के प्रोविजंस के वायलेशन
की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकती है। जो ये PMLA एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन कहीं किया जाता है तो ये मैटर्स जो हैं वो PMLA कोर्ट्स के द्वारा एडजुडिक्शन इनका किया जाता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, इंडिया ने UNSC में कहा है कि ये जो यूक्रेन वाला इशू है ये प्रोफाउंड कंसर्न का इशू है, मतलब एक चिंता का विषय है, ऐसा इंडिया ने अपना स्टैंड दिया है। तो UNSC के बारे में पढ़ लेते हैं, ऑल्दो हम बार बार पढ़ते ही रहते हैं इसके बारे में। UNSC ये सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको UN चार्टर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से ये एक है। बाकी 5 ऑर्गन कौन कौन से हो जाते हैं? जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आपको मिल जाएंगे। मेंबर्स इसमें 15 होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। जो नॉन परमानेंट होते हैं उनको 2 ईयर टर्म्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। 5 परमानेंट कौन कौन से हैं? US, रशिया, फ्रांस, चाइना और UK। और इंडिया को 8th टाइम के लिए UNSC में नॉन परमानेंट मेंबर की सीट मिली थी लास्ट ईयर, और हम 2 साल के लिए इस सीट पे रहने वाले हैं। हर साल जो जनरल असेंबली होती है वो 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करती है, मतलब टोटल 10 होने होते हैं, हर साल 5 किए जाते हैं, वो 2 ईयर टर्म के लिए किए जाते हैं। 10 जो नॉन परमानेंट सीट्स हैं उनको रीजनल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सो दैट सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। और काउंसिल की प्रेसिडेंसी कुछ इस तरीके से घूमती है कि हर महीने 15 मेंबर्स के बीच इसकी प्रेसिडेंसी घूमती है। आपको ध्यान रखना है, हर महीने, हर साल नहीं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वोटिंग पावर्स, सभी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के पास एक एक वोट होता है, और कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल का मैटर है उसमें 9 मेंबर्स का अफर्मेटिव वोट ज़रूरी होता है, और सभी परमानेंट मेंबर्स के कंकरिंग वोट, मतलब सभी परमानेंट मेंबर्स यस में वोट करें और बाकी 4 कोई और पॉजिटिव वोट करें, तब इस पे डिसीजन लिया जा सकता है। कोई भी परमानेंट मेंबर अगर नो का वोट कर दे तो वहीं की वहीं वो रेजोल्यूशन ब्लॉक हो जाता है। कोई भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है वो पार्ट ले सकता है सिक्योरिटी काउंसिल की प्रोसीडिंग्स में भी बिना वोट किए। अगर वहाँ कोई ऐसा डिस्कशन चल रहा है जिससे उस मेंबर के इंटरेस्ट अफेक्ट होते हैं, उस केस में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है पूरा का पूरा पॉलिटिक्स से रिलेटेड। जो नीतीश कुमार है वो यूपी में अपना एक्सपेंशन प्लान चलाना चाह रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ लीडर्स ने इनको एक तरह से मतलब मना कर दिया, इनके समर्थन से पीछे हट गए और इन्हें अपना प्लान रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के लीडर्स ने बोल दिया। क्या सिनेरियो था, क्यों बोला गया? क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है उसके कुछ लीडर्स का कहना है कि हमारी ऑलरेडी इतनी अच्छी पोजीशन है यूपी में, हमें किसी और ऐसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका उत्तर प्रदेश में कोई इलेक्टोरल बेस प्रेजेंट नहीं है, हमें ऐसी पार्टी के सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहा है समाजवादी पार्टी के लीडर्स ने। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट एक नाम आया है कुर्मी डोमिनेटेड, तो कुर्मी ट्राइब या फिर कुर्मी कम्युनिटी के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि परसों आई थिंक या फिर उससे एक दिन पहले ये न्यूज़ में आया था कि कुर्मी कम्युनिटी के लोगों ने ट्रेन जाम कर दी, मतलब ट्रेन को ब्लॉक कर दिया, ट्रेन पैसेज को, ट्रेन का पूरा शेड्यूल इन्होंने ख़राब कर दिया, इन्होंने वहाँ धरना दे दिया। क्यों, क्या डिमांड है इनकी? इनकी डिमांड ये है कि कुर्मी जो कम्युनिटी है इसको ST का दर्जा दिया जाए, प्लस जो इनकी कुरमाली लैंग्वेज है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में ऐड किया जाए। ये इनकी डिमांड है। थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको वहाँ भी बताया था, यहाँ भी बता देती हूँ। कुर्मी जो कम्युनिटी है ये मेनली पाई जाती है वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में, और 3 इनके मेजर फेस्टिवल्स हैं। सबसे पहला टूसू जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, दूसरा करम और तीसरा बांदना। ये तीनों फेस्टिवल आपको पता होने चाहिए, कुर्मी कम्युनिटी से रिलेटेड हैं। मैंने आपको बता दिया इनकी क्या डिमांड थी। एक तो इनको ST का दर्जा दिया जाए, दूसरा इनकी जो लैंग्वेज है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में ऐड किया जाए। ये इनकी डिमांड है। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू हैं तो आपको पता होगा, हमने बहुत अच्छे से वहाँ कवर किया था। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, हमें पता है दिल्ली की आप गवर्नमेंट और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट टसल चलती रहती है।
आप गवर्नमेंट के लीडर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर पे आरोप लगाते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो आप लीडर्स पे आरोप लगा रहे हैं। तो आपके मतलब आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने लेफ्टिनेंट गवर्नर पे एक आरोप लगाया था कि जब 2016 में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मिस्टर सक्सेना, वो 2016 में KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के चेयरमैन थे। उस टाइम उन्होंने 1400 करोड़ का करप्शन किया है, ऐसा इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने मिस्टर सक्सेना के ऊपर। तो उस टाइम इन्होंने अपना पूरा स्टैंड क्लैरिफाई किया था कि ऐसा कोई करप्शन नहीं किया गया है, केवल KVIC का ऑफिस था उसको रीडिज़ाइन करना था। और इनकी बेटी जो कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, उसने अपने फादर से आग्रह किया कि वो फ्री में ये करना चाहती है और इससे सरकार का ही काफ़ी खर्चा बचा था और ऐसा 1400 करोड़ का कोई भी स्कैम, कोई भी करप्शन नहीं हुआ है। ये हमने बहुत डिटेल में कवर किया था, आई थिंक 10 से 15 दिन हो गए इसको। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इन्होंने कोर्ट में प्ली डाली थी कि जो आम आदमी पार्टी है उसको ऐसे चार्जेस लगाने से रिस्ट्रेन किया जाए, रोका जाए। तो कोर्ट ने उनकी प्ली को रिजर्व कर दिया है, खारिज नहीं किया, एक तरह से डिसमिस नहीं किया है। उसे क्या कहा है कोर्ट ने कि ऐसा उस केस में इमेजिन किया जा सकता है जब एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन के लिए बातें कहे, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इसलिए आपके लीडर्स को ये देखना चाहिए कि वो किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनकी पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो क्योंकि चार्जेस लगाए हैं ये डिफेमेशन के चार्जेस हैं, तो हम पढ़ेंगे कि डिफेमेशन होता क्या है। और डिफेमेशन का मतलब फॉल्स और डेरोगेटरी एलिगेशंस लगाए हैं, झूठे और जो इमेज को ख़राब करें ऐसे एलिगेशंस मिस्टर सक्सेना के खिलाफ लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी के लीडर्स के द्वारा। और मैंने आपको बताया कि 2016 में वो हेड थे KVIC के खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के, तो हम KVIC के बारे में भी पढ़ेंगे। इशू मैंने आपको पूरा बता दिया है और अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू है तो आपको ये अच्छे से पता होगा ये कैसे क्या न्यूज़ में था, हमने पूरा इसको कवर किया था। सबसे पहले डिफेमेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। डिफेमेशन है क्या? डिफेमेशन का मतलब है किसी फॉल्स स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करना जो कि किसी इंडिविजुअल पर्सन, बिजनेस, प्रोडक्ट, ग्रुप, गवर्नमेंट, रिलीजन या नेशन की रेपुटेशन को हार्म कर सकती है। इंडिया में डिफेमेशन सिविल रॉन्ग भी हो सकता है और क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि वो क्या ऑब्जेक्टिव लाना चाहते हैं, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव वो सीख कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। जो सिविल रॉन्ग होता है उसमें होता है अगर कोई सिविल रॉन्ग करता है उस केस में कंपनसेशन जो भी एक मतलब विक्टिम होता है एक तरह से उसको दे दिया जाता है। और क्रिमिनल लॉ में जो रॉन्ग डूअर होता है उसको पनिश किया जाता है, सो दैट कि कोई भी आगे से ऐसा ना दोहराए, इसके लिए एक मैसेज सबके पास जाए। लीगल प्रोविजंस देख लेते हैं डिफेमेशन से रिलेटेड क्या है। क्रिमिनल डिफेमेशन को एक ऑफेंस की तरह माना गया है अंडर सेक्शन 499 ऑफ IPC। सिविल डिफेमेशन टोर्ट लॉ के बेसिस पे है। टोर्ट लॉ क्या होता है, मतलब कि किसी भी स्टैट्यूट पे, किसी लॉ पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि क्या गलत है। रॉन्ग को डिफाइन करने के लिए कोई स्टैट्यूट या लॉ काम नहीं आएगा, बल्कि ये देखा जाएगा काफ़ी केसेस को ऑब्जर्व करके कि किस चीज़ को गलत की कैटेगरी में रखा जा सकता है। मतलब लॉज के बेसिस पे नहीं, आप काफ़ी सारे जो लॉज के पिछले केसेस हैं, जो मामले सामने आए हैं, उनको ध्यान में रख के आप ये डिफाइन करेंगे कि क्या चीज़ किसी रॉन्ग डूइंग को कॉन्स्टिट्यूट करती है। जो सेक्शन 499 है इसमें कहा गया है कि डिफेमेशन वर्ड्स के थ्रू भी किया जा सकता है, स्पोकन या फिर अगर इंटेंडेड टू बी रीड, मतलब कोई रीड कर पाए ऐसे भी किया जा सकता है, साइंस के थ्रू भी किया जा सकता है या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू भी किया जा सकता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं 499 सेक्शन में। क्या है, अगर कोई मतलब ट्रुथ को सामने लाता है पब्लिक गुड के लिए तो उसको पब्लिश होना चाहिए, चाहे वो जैसा गवर्नमेंट ऑफिशियल पब्लिक कंडक्ट कर रहे हैं, अपना काम कैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं उसके ऊपर है, या फिर कोई पर्सन जो कोई पब्लिक क्वेश्चन को टच कर रहा है या फिर पब्लिक परफॉर्मेंस की कोई मेरिट्स बता रहा है, उनको डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा। IPC का सेक्शन 500 क्या कहता है कि डिफेमेशन के ऊपर क्या पनिशमेंट मिलेगी, 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। मिसयूज़ होता है लॉ का, कैसे, जो क्रिमिनल प्रोविजंस हैं उनको हरासमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे इंडियन लीगल प्रोसीजर्स का इतना कम्बरसम नेचर है। क्या मतलब,
कि इतनी लंबी लंबी हमारे यहाँ कोर्ट में प्रोसेस चलती रहती हैं, वो काफ़ी कम्बरसम नेचर हो जाता है और ये प्रोसेस जो है वो खुद ही एक पनिशमेंट बन जाती है। और क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि ये जो डिफेमेशन लॉ है ये फंडामेंटल राइट को कर्व करने का काम करता है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसको कर्व करता है, उसके ऊपर एक तरह से रोक लगाता है। और सिविल डिफेमेशन जो है वो एक एडिक्वेट रेमेडी है सच रॉन्ग डूइंग्स की। मतलब आपको रखना है तो आप केवल सिविल डिफेमेशन को रखिए, आप क्रिमिनल डिफेमेशन को हटा दीजिए। क्रिमिनल डिफेमेशन है, इसका सोसाइटी पे एक पर्निकुअस इफेक्ट होता है, क्योंकि स्टेट क्या होती है, स्टेट इसको यूज़ कर सकती है क्रिमिनल डिफेमेशन को मीडिया और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट। अगर वो इनके बारे में कुछ बोलते हैं, इस टाइम पे क्रिमिनल डिफेमेशन को एक तरह से मिसयूज़ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो सेक्शन 499 और 500 है क्रिमिनल डिफेमेशन से जो रिलेटेड है आईपीसी के, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं और हर इंडिविजुअल के पास ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपना लाइफ जो है वो डिग्निटी और रेपुटेशन के साथ जिए। लेकिन केवल इस बेसिस पे उसको ये राइट नहीं दिया जा सकता कि वो किसी दूसरे की फ्रीडम को हार्म पहुंचाए। मतलब अपनी फ्रीडम, अपनी जो उसकी राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड रेपुटेशन है, उसके चलते आप किसी और इंडिविजुअल का फ्रीडम नहीं छीन सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसमें यही इंपॉर्टेंट है। और अब हम देखते हैं केवीआईसी के बारे में। केवीआईसी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंडर काम करती है। इसको बनाया गया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एक्ट 1956 के अंडर और इसको 2 बार अमेंड भी किया जा चुका है, 1965 और 2006 में। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं केवीआईसी के, सो दैट कंट्री में एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट किया जा सके, जो खादी आर्टिकल्स हैं उनकी सेल और प्रमोशन को प्रमोट किया जा सके, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, रूरल सेक्शंस है, उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। कैसे कैसे प्रोग्रेस हुई है इसकी। 2018 में न्यू दिल्ली में पहली बार खादी हाट सेटअप किया गया था। केवीआईसी ने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था, उसमें डिजिटल इंडिया पेविलियन भी लगाया था। एक ईस्ट चंपारण में लार्ज स्टील चरखा भी इनॉग्रेट किया गया था अप्रैल 2018 में, क्योंकि हमें पता है चंपारण में महात्मा गांधी जी ने विजिट किया था, उसी विजिट को कमेमोरेट करने के लिए ऐसा किया गया है। केवीआईसी ने उगांडा को गांधी चरखा भी गिफ्ट किया है ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। केवीआईसी ने ई पोर्टल फॉर खादी इंस्टीट्यूशंस भी लाया है, सो दैट आर्टिसंस जो हैं वो अपने केवीआईसी प्रोडक्ट को प्रमोट और सेल कर सकें। केवीआईसी खादी प्रोडक्शन के लिए एक नोडल एजेंसी है और इसका काम है क्लस्टर्स को डेवलप करना अंडर स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जिसको हम सफूर्ती के नाम से जानते हैं। सफूर्ती स्कीम क्या थी, थोड़ा सा देख लेते हैं सो दैट कोई भी डाउट ना रहे, पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। स्फूर्ति को 2005 में लॉन्च किया गया था, सो दैट क्लस्टर डेवलपमेंट की जा सके ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और आर्टिसंस की। मतलब जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं और आर्टिसंस हैं उनके क्लस्टर्स बनाए जा सके, और क्लस्टर्स बनेंगे तो इनकी बेटर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। ये केवीआईसी है, ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की भी नोडल एजेंसी है। इसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी केवीआईसी करती है। एक बार थोड़ा सा पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। क्या है ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, जिसका एम है माइक्रो इंटरप्राइजेस को सेटअप करके ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। ऐसा ये कहाँ करेगी, नॉन फार्म सेक्टर में, चाहे रूरल एरियाज हो चाहे अर्बन एरिया हो, नॉन फार्म सेक्टर्स में ये माइक्रो इंटरप्राइजेस को मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का इनमें काम करेगी। 2008 में इसको सेटअप किया गया था और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, जिसमें सारी की सारी फंडिंग सेंटर करता है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती हैं जहां सेंटर और स्टेट दोनों मिलके फंडिंग करते हैं डिवाइड करके। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि 20 kg नारकोटिक्स सीज की गई है, तो 10 kg हीरोइन मिला है और 10 kg मिला है ओपियम, और इन नारकोटिक्स को म्यांमार से इंडिया में स्मगल किया जा रहा था विया नेपाल बॉर्डर, ऐसा पाया गया है। तो थोड़ा ड्रग्स और नारकोटिक्स के बारे में देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसा ड्रग मीनेस है हमारी इंडिया में। हमें पता है ये जो ड्रग एडिक्शन का मीनेस है हमारे यूथ में, इंडिया के यूथ में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, और इंडिया जो है वो 2 लार्ज ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स के बीच में सैंडविच्ड है। एक साइड है गोल्डन ट्रायंगल, दूसरी साइड है गोल्डन क्रेस्केंट। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस।
गोल्डन क्रेस्केंट में कौन सी है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। ये आपको ध्यान रखना है, गोल्डन ट्रायंगल में कौन सी है और गोल्डन क्रेस्केंट में कौन सी है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पॉलिसी और इनिशिएटिव्स लाए हैं सो दैट ये ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम से डील किया जा सके। एक आया था नशा मुक्त भारत अभियान या फिर ड्रग्स फ्री इंडिया कैंपेन, जिसको 15 अगस्त 2020 को फ्लैग ऑफ किया गया था, स्टार्ट किया गया था उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। ऐसे 272 डिस्ट्रिक्ट्स पाए गए थे, उसमें इसको चलाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये जो नशा मुक्त भारत अभियान है ये पूरे इंडिया में चलाया गया था। नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में इसको चलाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन भी लाया था 2018 से 2025 के बीच में। उसके बाद गवर्नमेंट ने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर भी सेटअप किया था 2016 में। गवर्नमेंट ने एक फंड भी सेटअप किया है, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज, सो दैट जो भी नार्कोटिक ड्रग्स से मतलब इनकी ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक्सपेंडिचर होता है वो इस फंड से किया जा सके, और जो भी एडिक्ट्स हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके, और लोगों को ड्रग एब्यूज़ के खिलाफ एजुकेट किया जा सके, वो सभी खर्चा इस फंड से किया जाएगा। कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी रिलेटेड है जो कि ड्रग मीनेस को ख़त्म करने की बात करती हैं, और इंडिया ऐसी सभी ट्रीटीज़ का, कन्वेंशंस का सिग्नेटरी है। ये आपको ध्यान रखना है, ड्रग से रिलेटेड कोई भी ट्रीटी आए कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, एकदम आंख बंद करके आपको टिक मार्क कर देना है। कौन सी है? यूएन कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, यूएन कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 2000। ये आपको पता होना चाहिए, ये सभी का इंडिया सिग्नेटरी है, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है निकाह हलाला से रिलेटेड। अब इंडिया में क्या सिनेरियो चल रहा है कि वीमेन जो हैं वो ये डिमांड कर रही हैं कि हलाला मैरिज को ख़त्म कर दिया जाए, और किस तरह हलाला मैरिज जो है वो मुस्लिम वीमेन को अफेक्ट करती हैं और कोर्ट इस पे क्या कहता है, ये सब देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए निकाह हलाला के बारे में। हम सबसे पहले पढ़ेंगे निकाह हलाला होता क्या है, उसके बाद जो भी मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग तलाक लेने की जो भी तरीके हैं, वेज हैं, उनके बारे में मैं आपको सभी तरीक़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगी। उसके बाद यहाँ बात आई है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन और नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन। इन तीन कमीशंस के बारे में, इन तीनों कमीशंस के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ निकाह हलाला होता क्या है। निकाह हलाला एक ऐसी प्रोसेस होती है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि अगर किसी मुस्लिम कपल का डाइवोर्स हो जाता है एक बार, और कुछ टाइम के बाद वो दोनों फिर से साथ आना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली दोबारा से निकाह या फिर जिसे मैरिज कहेंगे वो नहीं कर सकते। उसके लिए अगर उन्हें दोबारा मैरिज करनी है तो उन्हें क्या करना होगा, जो वीमेन है उसको पहले किसी और मैन से निकाह करना होगा या मैरिज करनी होगी, उसके बाद वो अपने एक्स हस्बैंड से दोबारा मैरिज कर सकती है। इस प्रोसेस को निकाह हलाला कहा जाता है। मैंने बताया मुस्लिम वीमेन को किसी और पर्सन से मैरिज करनी होगी और अपने जो एक्स हस्बैंड था, डाइवोर्सी हस्बैंड है, उसके साथ दोबारा मैरिज करने से पहले। इस प्रोसेस को निकाह हलाला कहा जाता है। अब तलाक के थोड़े से टाइप्स हैं, किस किस वेज से तलाक लिया जा सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ जो फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहते हैं। ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक क्या होता है, जब एक जो मुस्लिम मैन है एक ही बार में मल्टीपल टाइम्स 3 टाइम्स तलाक प्रोनाउंस कर दे, उस टाइम ट्रिपल तलाक हो जाता है। और यहाँ रिकन्सिलिएशन का कोई स्कोप नहीं होता कपल के बीच में, और मैरिज जो है वो इंस्टेंटली ख़त्म हो जाती है। इसका कुरान में कहीं भी मेंशन नहीं है ट्रिपल तलाक का। ट्रिपल तलाक को काफ़ी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ ने बैन भी किया है, इंक्लूडिंग इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, इराक और मलेशिया। अब होता है तलाक़ हसन। तलाक़ हसन क्या होता है? तलाक़ हसन का मतलब है कि तलाक को प्रोनाउंस करना है 3 बार, लेकिन एक एक महीने के गैप पे या फिर एक एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के गैप पे। मतलब आज सपोज किसी मुस्लिम कपल में मैन ने वीमेन को तलाक प्रोनाउंस कर दिया, अब उसे 1 महीने का या फिर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का वेट करना है। उसके बाद उसने 2nd महीने भी दोबारा तलाक बोल दिया तो भी वो साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 3rd टाइम अगर फिर 1 महीने के बाद अगर उसने फिर से तलाक प्रोनाउंस कर दिया तो इनका तलाक हो जाएगा। उस प्रोसेस को कहा जाता है तलाक़ हसन। और इसमें क्या होता है, रिवोकेबल डाइवोर्स होता है। मैंने आपको बताया आज फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट अगर कर दी तो इसके बाद ये रिवोकेबल है, ये यहीं की यहीं प्रोसीडिंग ख़त्म हो सकती है। मतलब अभी परमानेंट तलाक नहीं हुआ है, परमानेंट डाइवोर्स अभी नहीं हुआ है।
अभी भी रिकंसिलिएशन दोनों कपल के बीच हो सकती है। सेकंड, जब टाइम डाइवोर्स प्रोनाउंस कर देंगे हस्बैंड, उस टाइम भी ये रिवोकेबल होगा, उस टाइम भी तलाक फाइनल नहीं माना जाएगा, तो वहाँ भी कपल अपनी जो रिलेशनशिप है उसको रिज्यूम या कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जब थर्ड प्रोनाउंसमेंट हो जाएगा उसके बाद इररिवोकेबल डाइवोर्स हो जाएगा, मतलब अब परमानेंट डाइवोर्स हो चुका है। और ऐसा डाइवोर्स तब नहीं माना जाएगा जब व्यूमेन है उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही हो या फिर वो प्रेग्नेंट हो। ट्रिपल तलाक की तरह कुरान में तलाक ए हसन का पूरा मेंशन है, आपको ये ध्यान रखना है। तलाक ए हसन क्या होता है, ये अभी हमने पढ़ा था तलाक ए हसन, अब ये है तलाक ए हसन। तलाक ए हसन में क्या होता है कि एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट के बाद जो व्यूमेन होती है, एक बार किसी मैन ने डाइवोर्स प्रोनाउंस कर दिया, उसके बाद जो व्यूमेन है उसको इद्दत या फिर वेटिंग पीरियड जिसे कहा जाता है 3 महीने का, उसके थ्रू जाना होता है, मतलब 3 महीने को से वेटिंग पीरियड मिलता है। इस 3 महीने के पीरियड में तलाक को किसी भी टाइम कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन अगर 3 महीने में इस तलाक को मतलब खारिज नहीं किया गया, एन्यूल नहीं किया गया, तो उस टाइम पे डाइवोर्स हो जाएगा। दोनों तलाक ए हसन और तलाक ए हसन ये वैलिड है मुस्लिम कंट्रीज में। अब एक टर्म और आपको पता होनी चाहिए, खुला। खुला क्या होता है, अभी तक ट्रिपल तलाक हुआ, तलाक ए हसन हुआ या फिर तलाक ए हसन हुआ, ये राइट्स हैं मुस्लिम मैन के पास वीमेन से डाइवोर्स लेने की। लेकिन ये जो खुला है ये वीमेन के पास राइट है, अगर वीमेन चाहती है मैन से डाइवोर्स लेना, उस टाइम पे उसके पास खुला की पावर है, खुला के थ्रू वो डाइवोर्स ले सकती है। और खुला अगर वीमेन करती है तो उसे जब मैरिज के टाइम पर उसे जो भी सामान मिला था वो मैन को रिटर्न करना होगा। लेकिन खुला का एक ड्रॉबैक ये भी कहा जाता है कि वीमेन खुला उसी केस में कर सकती है, इवन ओनली आफ्टर टेकिंग द परमिशन ऑफ हर हस्बैंड, मतलब खुला करने के लिए भी उसे अपने हस्बैंड की पहले परमिशन लेनी होगी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा पूरा। एक चीज़ आर्टिकल में आप ये देख लीजिए कि जो कुरान है उसमें ये अलाउ है किसी भी मैन को कि वो अपनी वाइफ से मैक्सिमम 2 टाइम डाइवोर्स ले सकता है, मतलब एक बार डाइवोर्स हो गया तो उसके बाद फिर से रिकन्सिलिएट करके वो साथ में रह सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी बार भी डाइवोर्स इनके बीच हो जाता है तो उसके बाद रिकन्सिलिएशन का कोई चांस इनके पास नहीं बचता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के बारे में। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पिक किया है। सबसे पहले नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ देख लेते हैं। इसका जेनेसिस कहाँ से है। 1978 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिससे माइनॉरिटीज़ कमीशन बनाया गया था। 1984 में माइनॉरिटीज़ कमीशन को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से डीअटैच कर दिया गया और एक नई मिनिस्ट्री के अंडर इसको प्लेस कर दिया गया जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर। लेकिन इसमें 1988 में इससे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को हटा दिया गया, इस कमीशन के ज्यूरिसडिक्शन से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को हटा दिया गया। अब आपको ये बताना है जो आर्टिकल 29 और 30 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कौन कौन सी माइनॉरिटीज़ को एडमिनिस्टर करते हैं। 3 टाइप की माइनॉरिटीज़ का नाम लेती हूँ मैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और एथनिक माइनॉरिटीज़। आपको बताना है कौन कौन से के ऊपर जो आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 30 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होते हैं या फिर उनको राइट्स प्रोवाइड करवाते हैं। अब 1992 में क्या हुआ, ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट लाया गया और ये एमसी जो थी माइनॉरिटीज़ कमीशन, इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया और इसका नाम रख दिया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। 1993 में पहला स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन सेटअप किया गया और इसमें 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट और जोरास्ट्रियंस या फिर पारसीज, इनको माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के तौर पे नोटिफाई किया गया। 2014 में जैन्स को भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा दे दिया गया। कंपोजिशन देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, 5 मेंबर्स होंगे और सभी माइनॉरिटीज़ कमीशन के लिए जाएंगे। टोटल 7 पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। ऐसे पर्सन्स होंगे वो जो पर्सन्स ऑफ एमिनेंस है, एबिलिटी और इंटीग्रिटी हैं। टेन्योर कितना होता है, हर मेंबर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का 3 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करेगा। जिस दिन से वो ऑफिस ज्वाइन करता है उससे 3 साल के लिए वो होल्ड करेगा। फंक्शन क्या क्या है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के, ये यूनियन और स्टेट्स में माइनॉरिटीज़ की डेवलपमेंट की प्रोग्रेस को इवेल्युएट करते हैं। जो भी माइनॉरिटीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड प्रोवाइड करवाए गए हैं उनकी वर्किंग को ये मॉनिटर करते हैं और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं माइनॉरिटीज़ के सेफगार्ड से रिलेटेड उनकी मॉनिटरिंग भी ये करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम था वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए,
उसको इम्प्लीमेंट करने का काम इनका है। और ये ध्यान रखना कि ये जो प्रोग्राम्स माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए चलाए जा रहे हैं वो एक्चुअल में फंक्शनिंग कर रहे हैं, ये इंश्योर करने का काम भी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का है। ये इन सेफगार्ड्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए भी रेगमेंटेशंस देते हैं सो दैट माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन किया जा सके, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और कोई भी कंप्लेंट अगर आती है जहां इनके राइट्स का डेप्रिवेशन हो रहा है या फिर माइनॉरिटीज़ के सेफगार्ड्स का डेप्रिवेशन हो रहा है, तो उस मैटर्स में उन कंप्लेंट्स को ये देखते हैं, उनमें इन्वेस्टिगेट करते हैं। कहीं कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट या फिर रायट्स होते हैं, उन मैटर्स को भी ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद माइनॉरिटीज़ राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 दिसंबर को हर साल। और क्या अडॉप्शन किया गया था कि डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू नेशनल और एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ बाय यूनाइटेड नेशन इन 1992। जो ये 1992 में यूनाइटेड नेशन का ये जो डिक्लेरेशन आया था, इसी के ऑब्जर्वेंस में हमने 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज़ राइट डे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बारे में यही था। अब हम देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के बारे में। 5 डिकेड पहले, मतलब 50 साल पहले, कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया ने रेकमेंड किया था कि एक नेशनल कमीशन फॉर वीमेन बनाया जाना चाहिए, सेटअप किया जाना चाहिए, जो कि वीमेन की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने का काम करे, प्लस उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेसल करने के लिए और जो भी इससे रिलेटेड फंक्शंस किए जाएंगे उनको सर्विलियंस का काम NCW को दिया जाना चाहिए। आगे जो कमिटीज़ आए, कमीशंस आए, प्लान्स आए, उनमें नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वीमेन लाया गया 1988 से 2000 बीच के लिए ये प्लान था, 12 साल के लिए। इसने भी ये रेकमेंड किया था कि वीमेन के लिए एक एपेक्स बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए। इसलिए नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990 के अंडर NCW, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन को सेटअप कर दिया गया 1992 में एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। फर्स्ट कमीशन जो था उसकी चेयरपर्सन थी मिसिस जयंती पटनायक। इस कमीशन में चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी और 5 अदर मेंबर्स। जो चेयरपर्सन होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। फंक्शंस क्या है इनके? जो भी इनका मिशन है कि वीमेन को इक्वालिटी दिलवाना और लाइफ के सभी स्फीयर्स में इनका इक्वल पार्टिसिपेशन इंश्योर करना, और ये देखना कि इनके लिए सुटेबल पॉलिसी फॉर्मुलेशन की जा रही है या नहीं, या फिर सरकार इनके लिए लेजिस्लेटिव मेजर्स ले रही है नहीं, ये सभी देखने का काम NCW का है। फंक्शंस क्या हैं? जो भी वीमेन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स हैं उनको रिव्यू करना, लेजिस्लेटिव मेजर्स जो भी लॉ बनाए जा रहे हैं उनको रेगमेंट करना, इनके ग्रीवेंसेस को रेड्रेसल करना, उसके बाद गवर्नमेंट को जो भी ऐसे पॉलिसी मैटर्स हैं जिनसे वीमेन अफेक्ट होती है उन पे एडवाइस देना, जो भी कंप्लेंट्स इनके पास आती हैं उनके ऊपर स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करवाना। ये चाइल्ड मैरिज का भी इशू उठा सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी ये चला सकते हैं, पारिवारिक महिला लोक अदालत भी ये लगा सकते हैं, और ये लॉज को भी रिव्यू कर सकते हैं, जैसे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट और इंडियन पिनाल कोड, इन सभी को ये रिव्यू कर सकते हैं। कुछ लीगल फ्रेमवर्क हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए गए हैं वीमेन के वेलफेयर के लिए। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 जो है वो सभी को राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करवाता है। आर्टिकल 15 का पार्ट 1 जो है वो स्टेट को ये कहता है कि जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी स्टेट। आर्टिकल 15(3) जो है वो स्टेट को वीमेन के फेवर में स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए कहता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आर्टिकल 51A के अंडर ऐसी प्रैक्टिसेस को बैन किया जाता है जो कि वीमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट हैं। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देख लेते हैं कौन कौन से लाए गए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में लाया गया था, इनको डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में लाया गया था। सेक्सुअल हरासमेंट एंड ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 में लाया गया, और पोक्सो एक्ट लाया गया था 2012 में। ये इंपॉर्टेंट था इसमें। और तीसरा है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आई नो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए कवर हम करेंगे। NHRC जो है ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंडर बनाया गया था, और इस एक्ट को बाद में 2006 में अमेंड भी कर दिया गया। इसके 25 साल पूरे हुए थे 2018 में। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। उसके बाद ये ह्यूमन राइट्स का हमारी कंट्री में वॉच डॉग है, मतलब कोई भी ऐसा राइट है जो लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी से रिलेटेड है, जिसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंटरनेशनल कोई कन्वेंशन इंश्योर करता है, गारंटी करता है, उनको ये
देखते हैं, उन सभी का ये ध्यान रखते हैं। और इनको पेरिस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बनाया गया था, जो कि ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए बनाए गए थे। उसी के कन्फर्मेटी में इनको बनाया गया था NHRC को। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट था। पूरा टॉपिक मैंने आपको अच्छे से बता दिया निकाह हलाला के बारे में, बल्कि साथ में और भी मैंने जो निकाह मतलब डिवोर्स के टाइप्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। NHRC, NCW और NMC तीनों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सब। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि पंजाब ने एक असेंबली सेशन आएगा 27 सितंबर को, और असेंबली ने ये भी डिसाइड किया है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगी, क्योंकि वहाँ के गवर्नर के डिसीजन से इनको दिक्कत हो रही है। क्या डिसीज़न लिया था गवर्नर ने कि सितंबर 22 को आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहती थी, लेकिन गवर्नर ने उस सेशन को समन कर दिया। तो गवर्नर के इस डिसीज़न के अगेंस्ट इस समन के ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए ये जो पंजाब गवर्नमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी, और इसने एक स्पेशल असेंबली सेशन की अनाउंसमेंट की है। ये स्पेशल असेंबली सेशन बुला रही है सितंबर 27 को। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस मोशन। अब आपको बताना है कि कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या डिफरेंस है। देखो मैं बताती हूँ, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगली बार पूछूं तो आप बताना। कॉन्फिडेंस मोशन उस मोशन को कहा जाता है जो कि एक गवर्नमेंट प्रपोज करती है पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली में, सो दैट कि वो गवर्नमेंट में अपना कॉन्फिडेंस दिखा सके। मतलब सबसे पहला डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में। कॉन्फिडेंस मोशन को लाएगी गवर्नमेंट, जब वो अपना खुद का ट्रस्ट दिखाएगी, कॉन्फिडेंस दिखाएगी कि गवर्नमेंट में हम आज भी कितनी पावर होल्ड करते हैं। और नो कॉन्फिडेंस मोशन को लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली में ऑपोजिशन के द्वारा लाया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो अब अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने में एडिक्वेट नहीं है, या फिर वो अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में फेल हो गई है। इसलिए ऑपोजिशन जो मोशन लेके आती है, गवर्नमेंट को अपनी मेजोरिटी जहाँ प्रूव करनी होती है, वो होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन जब गवर्नमेंट खुद अपना कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट में दिखाने के लिए मोशन लेके आती है, उसको कहा जाता है कॉन्फिडेंस मोशन। ये सबसे मेन डिफरेंस है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रोसीजर क्या है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट इसको तभी इंट्रोड्यूस किया जाता है अंडर मतलब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा इसके बारे में लोकसभा के रूल 198 में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो कॉन्फिडेंस या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी के बारे में भी कोई मेंशन नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन दोनों के बारे में कोई बात नहीं करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा या फिर जो स्टेट असेंबली है, सॉरी आर्टिकल 75 तो स्पेसिफिकली लोकसभा के लिए ही रिलेटेड है। तो लोकसभा के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी तरह कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा उसको अगर असेंबली में एडमिट होना है तो उसे 50 मेंबर्स का मिनिमम सपोर्ट चाहिए हाउस के। अगर स्पीकर सेटिस्फाई हो जाते हैं मोशन से, उसके बाद हाउस में ये मोशन अडॉप्ट किया जाता है। और अगर ये मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को अपनी ऑफिस को वैकेट करना होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन मेजोरिटी वोट से पास होता है, इसको पास होना है तो इसे मेजॉरिटी वोट चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल या पार्टी वोटिंग से पीछे हटती है, वोटिंग से मना करती है, तो उनका नंबर उस ओवरऑल स्ट्रेंथ से हटा दिया जाता है और उसके बाद मेजॉरिटी ध्यान में रखी जाती है। उसके बाद ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का डिसीजन लिया जाता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि हमने देखा था कि ज्ञानवापी मॉस्क्यू है जो वाराणसी में, वहाँ हिंदूज के कुछ टेम्पल्स रेमिनेंट्स पाए जाते हैं। जो वहाँ मस्जिद है उसके पास में हमने इशू पूरा अच्छे से कवर किया था कि अब यूपी गवर्नमेंट ने हिंदूज़ को पूरे साल में केवल एक बार वहाँ वर्शिप के लिए अलाउ किया हुआ है। लेकिन जो हिंदू वीमेन थी वहाँ 5 हिंदू वीमेन, उनकी डिमांड ये थी कि हमें पूरे साल वर्शिप का राइट वहाँ दिया जाए। तो इसके खिलाफ जो वहाँ का मस्जिद पैनल है उसको दिक्कत हुई। उन्होंने वाराणसी कोर्ट को फिर से अप्रोच किया और वाराणसी कोर्ट ने अब कार्बन डेटिंग मेथड को यूज़ करने के लिए कहा है, सो दैट ये जो स्ट्रक्चर है इसकी एक्यूरेट डेट, इसकी एक्यूरेट एक तरह से ओरिजिन कब हुआ था पता लगाया जा सके। इसके लिए कार्बन डेटिंग स्ट्रक्चर
मेथड यूज़ करने का वाराणसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इंपॉर्टेंट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, दूसरा कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है? सबसे पहले कार्बन 14 क्या होता है? कार्बन 14 एक कार्बन का वीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसको रेडियो कार्बन भी कहा जाता है। और C14 डेटिंग जो है वो केवल ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं उन पे अप्लाई होती है और कुछ ही इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन पे कार्बन डेटिंग अप्लाई होती है, ये मेटल्स पे अप्लाई नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये मेथड क्या है रेडियो कार्बन डेटिंग का? ये एक ऐसा मेथड है जिससे कार्बन बेस्ड जो मटेरियल्स हैं उनकी एस्टिमेट एज पता लगाई जाती है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर बने होंगे तो इस मेथड से उनकी एज पता लगाई जा सकती है। और एज कैसे पता लगाई जा सकती है? उस सैंपल में कितना अमाउंट कार्बन 14 का प्रेजेंट है उसको मेज़र करके और उसकी कंपैरिजन जो भी इंटरनेशनली यूज रेफरेंस स्टैंडर्ड है उससे करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सैंपल की एज क्या है। ये पूरा मेथड है। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में देख लेते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या डिस्क्राइब किया गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो प्लेस ऑफ वर्शिप जिस रिलीजियस कैरेक्टर की थी उसी कैरेक्टर को हमें मेंटेन करना होगा। और ये एक्ट किसी भी ऐसी प्लेस ऑफ वर्शिप के कन्वर्जन को प्रोहिबिट करता है। एग्जेम्पशन भी कुछ रखे गए थे। सबसे पहले एग्जेम्पशन रखा गया था जो अयोध्या की डिस्प्यूटेड साइट थी उसको इस एक्ट से हटा दिया गया था, उसको एग्जेम्पशन दिया गया था। उसके बाद कुछ ऐसे केसेस हैं जहां भी एग्जेम्पशन होता है इस एक्ट के अंदर, वो कौन कौन से हैं? जो ऐसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं जो कि एंशिएंट और हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है या फिर कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसको एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंडर कवर किया जाता है, वो एग्जेम्प्ट रहेगी। या फिर एक कोई ऐसा केस या सूट जो फाइनली सेटल्ड हो चुका है या फिर डिस्पोज्ड हो चुका है उनके ऊपर भी एग्जेम्पशन लागू होगा। या फिर कोई ऐसा डिस्प्यूट जहां पार्टीज आपस में सेटल कर चुकी है या फिर वो कन्वर्जन ऑफ प्लेस हो चुका है ऑलरेडी इस एक्ट के आने से पहले, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पेनल्टी क्या हो सकती है कि अगर कोई इसके प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करते हुए पाया जाए तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है अलॉन्ग विद द फाइन फॉर कॉन्ट्रावीनिंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, इंडिया में कंपनी है जो कि ह्यूमन मिल्क आइटम्स को बेचती है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पूरा इशू समझ लेते क्या है। जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसने नियोलेक्टा लाइफ साइंसेज जो कि यूके बेस्ड एक कंपनी की इंडिया नाम है, उसको जो भी वो अपने प्रोडक्ट्स बनाता है वो ह्यूमन मिल्क से बनाता है, उनको मैन्युफैक्चर करने पे रोक लगा दिया है प्लस उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि कंपनी है वो 5 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही थी और सेल कर रही थी जिसमें पेस्चराइज्ड ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क इंक्लूडेड था और इसका नाम क्या रखा था इन्होंने? PHBM 70। ह्यूमन मिल्क पाउडर इंक्लूडेड था, इसका नाम था नियोलेक्ट 70 और नियोलेक्ट 70 प्राइम। ये 3 है, इसके अलावा 2 और भी हैं, उनका नाम यहाँ नहीं आया है। इन प्रोडक्ट्स को ये कंपनी मैन्युफैक्चर भी कर रही थी और सेल भी कर रही थी। तो ये फाउंड किया गया कि ये जो नारी शीर है या फिर ब्रेस्ट मिल्क जो है वो किसी भी ड्रग या फिर आयुर्वेदिक प्रोप्रिएटी मेडिसिन की डेफिनेशन के अंडर नहीं आता है एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940। मतलब ये कंपनी जो है वो ये कह के ह्यूमन मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही थी, बेच रही थी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंडर आते हैं, एक ऐसी ड्रग है जो कि आयुर्वेदा में मेंशन्ड है या फिर यूजफुल पाई जाती है। तो ये पाया गया है कि न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 में जो आए थे उनका ये वायलेट कर रही है, इसलिए इसका लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया गया है। तो यहाँ हम थोड़ा सा ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो नई ड्रग्स को अप्रूव करने का रेगुलेटरी मेथड है उसको चेंज किया जाए और जिस वे से क्लिनिकल ट्रायल्स हमारी कंट्री में कंडक्ट किए जाते हैं उसको भी चेंज किया जाए। कवरेज इनकी कहाँ तक है? ये जो नए रूल्स हैं वो सभी ड्रग्स पे, सभी इन्वेस्टिगेशनल जो भी ह्यूमन यूज़ के लिए ड्रग्स आनी है उन पे, क्लिनिकल ट्रायल्स पे, बायो इक्विलेंस स्टडी पे और एथिक्स कमेटी सभी पे ये नए रूल्स अप्लाई होने वाले हैं। एप्लीकेशन अप्रूवल टाइम रिड्यूस कर दिया गया है, 30 डेज़ कर दिया गया है पहले जो ऐसी ड्रग्स हैं मैन्युफैक्चर होती है इंडिया में, और ऐसी ड्रग्स जो कंट्री के बाहर मैन्युफैक्चरिंग होती है उनके लिए टाइम कर दिया है 90 डेज़। मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाले के लिए 30 डेज़ और आउटसाइड इंडिया के 90 डेज़। कोई भी
अगर किसी ड्रग के ऊपर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कुछ अपना मतलब बयान नहीं देते तो उस टाइम पे ये माना जाएगा कि उस एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया गया है। लोकल क्लिनिकल ट्रायल के बारे में इस नए एक्ट में, नए रूल्स में लाया गया है कि किसी भी लोकल क्लिनिकल ट्रायल को वेव कर दिया जाएगा अगर किसी नई ड्रग को अप्रूव करना है, अगर उसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं या फिर वो किसी ना किसी कंट्री में मार्केट हो चुकी है, उस टाइम पर उसको बिना क्लिनिकल ट्रायल के भी अप्रूव कर दिया जा सकता है। सेफ्टी की बात की गई है क्लिनिकल ट्रायल्स में। जो नए रूल्स हैं उनमें ये इंश्योर किया गया है कि पेशेंट जो है वो सेफ रहे और जो ट्रायल्स किए जाएंगे वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट से किए जाएंगे, मतलब पेशेंट की कंसेंट उसमें ली जाएगी। और एथिक्स कमेटी मॉनिटर करेगी सभी ट्रायल्स को, और अगर कोई एडवर्स इवेंट हो जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान तो उस टाइम पे जो भी अमाउंट होगी कंपनसेशन की उसको भी एथिक्स कमेटी डिसाइड करेगी। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि सेंटर जो है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, उसको उसकी ट्रस्ट को फंड करना रोकने वाली है। पूरा इशू समझ लेते हैं। पूरा इशू क्या है? सबसे पहले तो चाइल्ड हेल्पलाइन क्या है? चाइल्ड हेल्पलाइन एक 24/7 इमरजेंसी फ्री फ़ोन आउटरीच है। जो भी चिल्ड्रन डिस्ट्रेस में है, स्ट्रेस में है, कोई टेंशन में है, उनके लिए ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट इमरजेंसी हेल्पलाइन सर्विसेज है जो केवल और केवल चिल्ड्रन के लिए डेडिकेटेड है। हम एनुअली नियरली 50 लाख कॉल्स रिसीव्ड होती हैं। इसमें यूनियन गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। मिशन वात्सल्य स्कीम लाई गई है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के लिए। और इसमें क्या कहा गया है, ये जो चाइल्ड लाइन है 1098 वाली, इसको इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। 112 वाली हेल्पलाइन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की हेल्पलाइन है जो कि पुलिस, हेल्थ और वीमेन सेफ्टी से रिलेटेड जो भी असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना होता है वो प्रोवाइड करवाती है। उसी के साथ चाइल्ड लाइन को भी इंटीग्रेट किए जाने की बात यूनियन गवर्नमेंट कर रही है। चाइल्ड लाइन क्या है? चाइल्ड लाइन को एक प्राइवेट ट्रस्ट ऑपरेट करती है जिसका नाम है चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, और इसको फंडिंग जो मिलती है वो मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अंडर इसके फंडिंग मिलती है और अभी ये मिशन वात्सल्य का पार्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसने क्या कहा है कि चाइल्ड लाइन का काम केवल चिल्ड्रन को रेस्क्यू करना नहीं है बल्कि उनको काउंसलिंग करना भी है, और ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि उनको क्या बोदर कर रहा है, क्या टेंशन उनको सता रही है, और फिर उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये डिफरेंट काइंड की प्रॉब्लम से डील करते हैं जो चिल्ड्रन फेस कर सकते हैं, जैसे फैमिली डिस्कॉर्ड, फूड की शॉर्टेज, मेडिकल असिस्टेंस या फिर स्कूल एनरोलमेंट में हेल्प से रिलेटेड। उसके बाद चाइल्ड लाइन जो है वो पुलिस के साथ मिलके काम करती है, डिस्ट्रिक्ट टीम के साथ मिलके काम करती है, और जो भी चिल्ड्रन जो है डिस्ट्रेस में है उनको सपोर्ट करती है ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशंस, या फिर उनको चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ लेके जाना, या फिर उनको शेल्टर प्रोवाइड करवाना। ये सभी काम चाइल्ड लाइन करती है। थोड़ा सा मिशन वात्सल्य के बारे में देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ये इंटेंशन था कि उसे जो चिल्ड्रन और वीमेन है उनको इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाने हैं अंडर मिशन वात्सल्य। और मिशन वात्सल्य का एम था कि हर चाइल्ड को एक हैप्पी और हेल्दी चाइल्डहुड मिले। चाइल्ड लाइन 1098 जो है वो एक 24 आवर टोल फ्री हेल्पलाइन है उन चिल्ड्रंस के लिए जो डिस्ट्रेस में है, और इसको मैनेज करती है होम अफेयर्स मिनिस्ट्री अंडर मिशन वात्सल्य। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन वात्सल्य का? कि मैंने आपको बताया हर चाइल्ड को एक हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड मिल पाए। फोकस कहाँ किया जाएगा? डिलीवरी स्ट्रक्चर की सर्विसेज पे, इंस्टीट्यूशनल केयर और सर्विसेज पे, कम्युनिटी बेस्ड केयर पे, इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज पे, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे, और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज पे। जो मिशन वात्सल्य है उसके लिए टोटल फाइनेंशियल कॉस्ट जो दी गई है वो 10,916 करोड़ रुपए दी गई है। ये पूरा इशू था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें पता है ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। किस वजह से ये प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हुए? क्योंकि एक वीमेन को डिटेन किया गया था, नाम था उनका महसा अमीनी। 22 ईयर ओल्ड वो वीमेन थी। उन्होंने जो हिजाब का हेड स्कार्फ होता है उसको कुछ इम्प्रॉपर वे में पहना हुआ था, इस वजह से उनको डिटेन किया गया और उनकी फिर वहाँ कस्टडी में डेथ हो गई। तो इसके ऊपर ईरान की जो वीमेन है वो सामने आई है, प्रोटेस्ट कर रही हैं, अपने हिजाब जला रही हैं, अपने बाल काट रही हैं पब्लिकली, और ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। मेरे सामने भी आई हैं 1-2 वीडियोस ऐसी।
तो वहाँ की जो पुलिस है वो टीयर गैस का यूज़ कर रही है सो दैट ये जो क्राउड है लोगों का उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको डिस्पर्स किया जा सके। टीयर गैस के बारे में पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपके बता देती हूँ टीयर गैस क्या होती है। टीयर गैस को लैक्रीमेटर भी कहा जाता है। ये एक ऐसे सब्सटेंसेस का ग्रुप होता है जिसमें जो आइज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इरिटेट होने लग जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सी होती है? देखो, हमारा जो आई बॉल है उसके नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया, जैसे अगर आप किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो आपकी आंखें चेक करने के लिए थोड़ी सी आपके चिक्स पे से ये जो स्किन है इसको नीचे की साइड पुल करेगा, तो जो वो रेड हमें ब्लड वेसल्स से दिखती हैं वो पूरी की पूरी होती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन। तो वहाँ इरिटेशन होने लग जाती है विद टीयर गैस, और ये एक सेंसेशन कर देती है, स्टिंगिंग सेंसेशन हो जाती है और हमारी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। और ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी इरिटेट कर सकती है, जिसकी वजह से कफ हो सकता है, चोकिंग हो सकती है, या फिर फिजिकल वीकनेस भी फील हो सकती है। ये टीयर गैस के इफेक्ट्स जो हैं वो टेम्परेरी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं, मतलब थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं। जो ऐसे गैस मास्क हैं जिनमें एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर्स हैं उनसे, उनकी हेल्प से इस टीयर गैस से बचा जा सकता है, प्रोटेक्शन किया जा सकता है। बैकग्राउंड देख लेते हैं। वर्ल्ड वार 1 में इसको पहली बार यूज़ किया गया था केमिकल वॉरफेयर के टाइम, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स क्योंकि शॉर्ट लास्टिंग थे और रेयरली डिसेबलिंग, मतलब किसी को इससे खतरा नहीं था, इसलिए इसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यूज़ करने लगी। जब इन्हें किसी भी मॉब को डिस्पर्स करना हो, रायोट कहीं हो रही हो उसको डिसेबल करना हो, ऐसी जगहों पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे पुलिस इनको यूज़ करने लगी। कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं? सिंथेटिक ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड इनमें होते हैं। ये कोई गैसेस नहीं होती हैं, ट्रू गैसेस नहीं होती हैं, ये लिक्विड या सॉलिड होते हैं जिनको फाइनली डिस्पर्स किया जाता है एयर में विद द हेल्प ऑफ स्प्रेस, फोक जनरेटर्स, ग्रेनेड्स या फिर शेल्स। अदर कंपाउंड्स टीयर गैस में यूज़ किए जाते हैं वो क्या हैं? ये ओलियोरेजिन, कैप्सिकम ओसी या फिर पेपर स्प्रे जिसे कहा जाता है, ब्रोमोएसीटोन, बेंजाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमोएसीटेट, जाइलाइल ब्रोमाइड या फिर अल्फा ब्रोमोबेंजाइल साइनाइड, ये सभी कंपाउंड्स टीयर गैस में यूज़ किए जा सकते हैं। 2 टाइप होते हैं टीयर गैस के। पहला होता है क्लोरोएसीटोफिनोन, ये रोड को कंट्रोल करने में यूज़ किया जाता है जिससे आइज अफेक्ट होती हैं। दूसरा है ओ क्लोरोबेंजीलिडिन मेलोनोनाइट्राइल, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इरिटेंट होता है जिसकी वजह से आइज़ में भी बर्निंग सेंसेशंस आती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी आती है और इवेंचुअली हमारी आंखें जो है ना उस टाइम पे खुल नहीं पाएंगी, बंद हो जाएंगी बिल्कुल। तो ये 2 टाइप के थे, पूरा मैंने आपको अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे पास है वो है एडिटोरियल, और ये है सेंसस से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है, पूरा समझना है आपको क्या बोल रहा है, हर एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या फर्स्ट लाइन में ही कहा गया है कि सेंसस का बेस्ट यूज़ वहाँ देखा गया था जब यूनाइटेड स्टेट्स में 1850 और 1860 के दौरान एंटी स्लेवरी कैंपेनर्स जो थे उन्होंने सेंसस के नंबर्स को यूज़ किया था। जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेशनल सेंसस हुए थे उनके नंबर्स को यूज़ करके उन्होंने स्लेवरी को अबोलिश करने के लिए सपोर्ट खड़ा किया था। मतलब सेंसस की हेल्प से उन्होंने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो कि स्लेवरी के एबोलिशन के लिए काम कर सकते थे। वहाँ इसका सेंसस का बेस्ट यूज़ देखा गया था। ये एग्जांपल आप क्योट कर सकते हैं कहीं भी, सेंसस का कोई भी बात आए, तब कहीं क्वेश्चन आए ऐसे आए तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यूएस में 1850-1860 में किया गया था एबोलिशन करना था जब स्लेवरी का, उसके लिए सपोर्ट बिल्ड करने के लिए। और उसी में क्या शो किया गया कि ऐसे एनस्लेव्ड पीपल हैं यूएस में वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियंस जो थे वो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देते थे कि स्लेवरी कम हो रही है, स्लेवरी अबोलिश होती जा रही है, लेकिन ये पाया गया कि स्लेवरी जो है यूएस में बढ़ रही थी। तो इस सेंसस की हेल्प से ये सभी कंक्लूजन निकाला गया। इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहला सेंसस 1872 में किया गया था, वो भी नॉन सिंक्रोनस था, मतलब कोई सीरियस वाइज नहीं था, डिफरेंट पार्ट्स में किया गया था। और इंडिया तब से 1881 से 2011 तक हर डिकेड में रेगुलर सेंसस करता आया है, चाहे कोई डिजीज़ रही है, चाहे वर्ल्ड वार हुआ है, चाहे पार्टीशन हुआ, चाहे कोई टर्मोइल हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन हमारा 2011 तक रेगुलर सेंसस रहा है। कोविड-19 को एक एक्सक्यूज़ हमारी गवर्नमेंट ने दिया था कि इस वजह से जो सेंसस है वो नहीं किया जा रहा है, लेकिन कोविड-19 के होते हुए
गवर्नमेंट की लार्ज इलेक्शन रैलीज तो निकल गई थी, उस टाइम पे कोविड-19 का एक्सक्यूज़ कहाँ गया था। तो ये देखा जा सकता है कि कोविड-19 जो कि काफ़ी क्रिमिनली मिसमैनेज्ड गवर्नमेंट ने किया था, वहाँ कोविड-19 का बहाना देके गवर्नमेंट ने रैलीज़ नहीं रोकी, वहाँ केवल एक तरह से सेंसस को ना करने का गवर्नमेंट ने बहाना दे दिया था। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी आंसरेबल गवर्नमेंट को करने का ट्रेडिशन नहीं है, और ये कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता गवर्नमेंट से, आंसर नहीं मांग सकता कि आप क्यों नहीं सेंसस करवा रहे हैं। इसलिए जो लोगों को रेगुलर काउंट करने की जो एबिलिटी है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, और ऑफिशियल रीएश्योरेंस भी कहीं से नहीं आती है कि इंडिया अपना डिकेडल सेंसस स्किप नहीं करेगा। इस केस को हम मिसिंग सेंसस के नाम से जान सकते हैं, जब इंडिया में सेंसस को मिस कर दिया गया है। और चाहे हम कितने भी सैंपल सर्वेज निकाल लें, बेस्ट से बेस्ट सैंपल सर्वेज भी किसी सेंसस को बीट नहीं कर सकते, क्योंकि सेंसस क्या होता है, हर इंडियन को काउंट करने का प्रॉमिस करता है। और सेंसस का मतलब क्या है, जब स्टेट हर इंडिविजुअल से कनेक्ट करती है और उसके पूरे डाटा को कलेक्ट करती है, उनकी एज, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन, लैंग्वेज स्पोकन, सभी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करती है, और सो दैट जो प्लानिंग है और प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने में हेल्प मिल पाए। डाटा की हेल्प से ही हम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे, बेटर प्लानिंग कर पाएंगे। वहाँ सेंसस का बहुत बड़ा यूज़ देखा जा सकता है। इंडिया में जो सेंसस है वो नीट इंटरटेम्पोरल कंपेरेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि कौन से एरिया में क्या हो रहा है। अपने ही रिकॉर्ड्स के साथ कंपेयर करके हम चेंजेस का पता लगा सकते हैं। शार्प डिक्लाइन देखा गया था इंडिया में जब 1961 और 1971 का सेंसस सामने आया था, तब देखा गया था कि जेंडर रेशियो में काफ़ी ज़्यादा गैप हो रहा है। तभी इंडियंस अलर्ट हुए थे, उन्हें पता चला था कि गर्ल्स को, चाहे वो बोर्न है मतलब पैदा हो चुकी हैं, चाहे अभी अनबोर्न है, उनका मर्डर किया जा रहा है। उसी बेसिस, सेंसस के बेसिस पे ही हमें ये पता चला था। उसके बाद सेंसस जो है वो टोटल फर्टिलिटी रेट को भी इस्टेब्लिश करता है। वो हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी रैपिड पेस से कम हो रहा है और स्टेबल होने के वे पे है। मुस्लिम्स में ये टोटल फर्टिलिटी रेट ज़्यादा फास्टर फॉल हो रहा है, मतलब ज़्यादा जल्दी कम हो रहा है। और ये जो इंडिया में TFR में डिफरेंसेस मिलते हैं, उनका रीज़न रिलीजन या कास्ट का होना नहीं है, वो रीज़न के बेसिस पे डिफरेंट होते हैं और सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बेसिस पे। मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट का रिलीजन और कास्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका रिलेशन है रीजन और सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर से। जो 2011 वाला सेंसस था उसमें ये बताया गया था कि सिटी और रूरल इंडिया में डाइवोर्स रेट के जो डिफरेंशियल्स हैं वो किस टाइप से हैं। अर्बन डाइवोर्स रेट था वो 0.89% था और रूरल रेट जो था वो 0.82, और ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल थे। ये भी हमें केवल सेंसस की हेल्प से पता चलता है। अब इश्यूज देख लेते हैं क्या है। ये जो सेंसस था इसको हमें पता है NRC के लिए एक गेटवे बनाने की कोशिश की गई, जहां कहा गया कि जो इंडिया के जेन्युइन सिटीजन्स हैं उनको काउंट किया जाएगा, और ऐसे इंडियंस जो हैं जो केवल रिविजिट करने के लिए आए हैं या फिर जो इंडियंस ही नहीं है उनको हटा दिया जाएगा। NPR आया था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये क्या था, ये सभी यूजुअल रेजिडेंट्स, चाहे सिटीजन्स थे चाहे नॉन सिटीजन्स थे, उनको दर्ज करने वाला एक रजिस्टर लाया गया था। और ये माना गया था कि ये नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स के तरफ एक स्टेप था, क्योंकि इसमें जो भी यूजुअल रेजिडेंट था उसको एक सिटीजनशिप स्टेटस दिया जा रहा था। मतलब अगर वो वेरीफाई करवा देता वहीं की वहीं तो उसको सिटीजनशिप स्टेटस दे दिया जाता। तो ये माना जा रहा था कि NPR जो था वो नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स का एक फर्स्ट स्टेप था। और ऐसा पाया गया कि काफ़ी लार्ज सेक्शन के लोग इनसिक्योर हो गए, क्योंकि वो अपना राइट पेपर वर्क प्रोवाइड नहीं करवा पाए, अपने आप को इंडियन सिटीज़न के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो नहीं दिखा पाए। इसलिए स्टेट असेंबलीज़ ने रेजोल्यूशंस दिए जिसमें कि एक सेंसस की बात की गई, और ऐसे क्वेश्चंस उसमें पूछे गए जिसमें जो पहले कभी नहीं पूछे गए थे।
इसलिए क्या हुआ, जो एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स था, असम में लाए गए थे, हमें पता है, उसकी वजह से बीजेपी की पूरे कंट्री में इमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी और बीजेपी से लोगों का ट्रस्ट उठ गया था इसी वजह से। लेकिन एनआरसी कंप्लीट भी हुआ और एनआरसी के कंप्लीट होने के बाद भी बीजेपी ने इसको राइट लिस्ट में नहीं रखा। मतलब इन्होंने क्या कहा कि अभी एक राइट लिस्ट आएगी और उसी को एक वैलिड कंसर्न दिया जाएगा, जब तक कोई राइट लिस्ट नहीं आती है तब तक हम एनआरसी से काम चला लेंगे। मतलब इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट के बाद भी एनआरसी किया गया, एनआरसी तैयार किया गया, उसके बाद भी उसको राइट लिस्ट में नहीं रखा गया। और जो सेंसस है वो हमारी आइडेंटिटीज़ को फॉर्म करने में काम करता है, एक की रोल प्ले करता है। अब जो ऑफिशियल्स होंगे उनको आइडेंटिटीज़ को रिकॉर्ड करना है, अगर उनको काउंट करना है और आइडेंटिफाई करना है। इंडिया का लास्ट कास्ट सेंसस जब हुआ था 1931 में हुआ था। 2011 में जो जनरल सेंसस हुआ था लास्ट, उसमें सोशल इकोनॉमिक सेंसस भी हुआ था और कास्ट सेंसस भी किया गया था। लेकिन सारा अदर डाटा तो फाइनलाइज और पब्लिश कर दिया गया, लेकिन कास्ट का जो डाटा था उसको कुछ रीजंस देके एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब कास्ट डाटा को पब्लिश नहीं किया गया। तो ऐसा डाटा, कास्ट डाटा जिसको लास्ट पब्लिश किया गया था वो था 1931। उसके बाद क्या कहा गया है कि डेमोग्राफिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है जो, उसने अपना सेकंड सेंसस, अभी तक जब से कंट्री बनी है उसने अब तक केवल अपना सेकंड सेंसस किया है। पहला सेंसस क्या था 1984 में। तो एक सेंसस को पीसफुली होल्ड करना, मतलब ज़बरदस्ती ना करना सेंसस को कंडक्ट करवाने में, एक सिविलाइज स्टेट का हॉलमार्क है। मतलब जो स्टेट पीसफुली सेंसस कंडक्ट करवा सकती है वो एक सिविलाइज स्टेट मानी जाती है। और मतलब इंडिया अगर सेंसस नहीं करवाता तो वो एक ऐसी रैंक को, ऐसी कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लेगा जो 1990 से सेंसस नहीं करवा पाई हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? अफगानिस्तान है जिसका लास्ट सेंसस हुआ था 1979 में, लेबनान 1932 में, सोमालिया 1985 में, उज्बेकिस्तान 1989 में और वेस्टर्न सहारा 1970 में। पाकिस्तान ने 1998 में सेंसस करवाया था, उसके बाद 20 साल लगे इन्हें, 2017 में इन्होंने अगला सेंसस करवाया। और ये जो गैप होता है ना, इतना गैप जो कंट्रीज़ लेती हैं सेंसस करवाने में, ये उसके डिसफंक्शन और उसकी इनएबिलिटी को दर्शाता है। सेंसस बहुत ज़रूरी है, प्रीशियस है, सो दैट कंट्री का पूरा कंप्लीट डाटा का हमारे पास रिपोजिटरी हो पाए जो कि ओपनली गैदर्ड किया जा सके और वॉलंटरी लोग प्रोवाइड करें अपनी इन्फॉर्मेशन। इसको पब्लिक मनी की हेल्प से बनाया जाना चाहिए और इसको एक सोशल गुड की तरह यूज़ करना चाहिए। मतलब इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो, लोगों को भी फ़ायदा हो, इस टाइप से इसको यूज़ करना चाहिए। केवल गवर्नमेंट नहीं है ऐसी जिसको ये डाटा की ज़रूरत है, बल्कि हर किसी को इस डाटा की ज़रूरत होनी चाहिए। एक लॉ जो कि अब ये अलाउ करता है कि इलेक्टोरल रोल्स को आधार के साथ लिंक किया जाएगा। ऐसा कंपल्सरी नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है, जो सिटीजन्स हैं उनका सेंसिटिव डाटा स्टेट के पास आ जाएगा, क्योंकि इलेक्टोरल रोल से आधार लिंक होगा तो वो वोट करने जाएंगे तो उनका सेंसिटिव डाटा स्टेट के पास आ जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स निकाले हैं, इनके बारे में हमने कल भी पढ़ा है, तो इनको भी चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में इनके खिलाफ, क्योंकि इस रूल्स में क्या कहा गया है कि जो भी एक्यूज होगा उसके बॉडी मेजरमेंट्स गवर्नमेंट ले सकती है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो इनके एक्यूज के बॉडी मेजरमेंट्स ले सकती है, जिसमें बायोलॉजिकल सैंपल्स इंक्लूडेड है, रेटिना स्कैन है, बायोमेट्रिक्स हैं, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये सभी वो एनफोर्समेंट एजेंसीज ले सकती हैं। और इस डाटा हंगर की वजह से जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में आया था, ये बिल्कुल अपोज सिनेरियो बन जाता है, क्योंकि एक जगह गवर्नमेंट बात कर रही है डाटा, पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करने की, दूसरी जगह वो अपने सिटीजन्स का डाटा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कलेक्ट कर रही है। तो ये बिल्कुल एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों बातों के बीच। एक जगह तो सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना देती है 2017 में, लेकिन 2017 से आज 2022 आ गया है, 5 सालों के बाद भी कोई भी डाटा प्रोटेक्शन लॉ हमारे कंट्री में नहीं आया है। जो ड्राफ्ट भी लाया था उसको भी विड्रॉ कर लिया गया। ऑल इन ऑल ये कहा गया है कि जो मिसिंग सेंसस है, सेंसस जो मिस कर दिया गया है, उसमें वहाँ देखा जा सकता है कि सिटीजन्स का डाटा लेने के लिए काफ़ी एक्सटेंसिव डिज़ायर है गवर्नमेंट को, लेकिन वो
जो डाटा गवर्नमेंट लेना चाहती है वो सिटीजन्स को किसी बेनिफिट को प्रोवाइड करवाने के लिए या फिर उनको सिक्योरिटी देने के लिए नहीं लेना चाहती, लेकिन केवल अपनी रिलेशनशिप गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच ज़्यादा एसिमेट्रिकल बनाने के लिए गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। मतलब अगर सिटीजन्स का डाटा उन्हीं के बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जाए तो किसी को कोई इशू नहीं होगा, लेकिन ऐसे वॉगली अगर गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करेगी सिटीजन्स का तो सिटीजन्स को इशू आएगा और इससे गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा खराब हो जाती है, एसिमेट्रिकल हो जाती है। यही इसमें कहा गया है। इसलिए एट लास्ट क्या कहा गया है कि सेंसस केवल एक तरह से शिप्स को काउंट करना नहीं है, आपको सेंसस से और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये एक ऐसा वे है जिससे स्टेट सभी के दरवाज़ों को खटखटाता है, लोगों से कनेक्ट होने की अपनी डिज़ायर दिखाता है, जिससे अल्टीमेटली हमारा नेशन बनता है। इसलिए सेंसस को एक प्रायोरिटी बनाने की ज़रूरत है। केवल शिप्स को काउंट करके, मतलब लोगों को काउंट करने की बात नहीं है, लोगों के साथ जुड़ना भी सेंसस का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। अब हम वोकैबुलरी देख लेते हैं। वोकैबुलरी के दो वर्ड्स हैं हमारे पास, क्रैकडाउन, क्रैकडाउन का मतलब कार्रवाई, और दूसरा वर्ड है प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब गहरा, डीपली। ये दो वर्ड्स हैं, ये आपको याद करने हैं सो दैट आपकी वोकैबुलरी धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू वेब 3.0 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा। सेकंड, इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स। थर्ड, वेब 3.0 is operated by users collectively rather than a corporation. Which of the following given above is are correct? तो ये तीनों करेक्ट हैं स्टेटमेंट्स। मैंने आपको बताया था वेब 3.0 में क्या किया गया है कि वेब 2.0 में क्या था, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज डाटा को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन वेब 3.0 में लोगों को ये पावर दी गई कि वो अपना डाटा खुद कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। दूसरी क्या थी, ब्लॉकचेन के बेस्ड होंगे सभी सोशल नेटवर्क्स, ये भी करेक्ट है, मैंने आपको बताया था। थर्ड क्या है, यूजर्स इसको कलेक्टिवली ऑपरेट करेंगे, कोई कॉर्पोरेशन इसको ऑपरेट नहीं करेगी, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो गया 3, मतलब डी। आई होप आपको लेक्चर समझ आया है, हेल्पफुल लगा है। अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी, लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।